आज हम आगे बढ़ाएंगे अपनी नील्स बोर थ्योरी को। आज हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे एनर्जी। क्या करेंगे हम? एनर्जी। ये बहुत ज़्यादा सवाल आता है इस टॉपिक पर। ये चैप्टर की आत्मा है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो फटाफट आओ रिकैप करते हैं हमने कल क्या पढ़ा था। लेक्चर नंबर 4, 5, 6 में हमने क्या क्या पढ़ा था उसका विस्तार कर लेते हैं। सबसे पहले हमने डिराइव किया कि वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू z बाई एन, मतलब v1 बाई v2 बराबर z1 बाई z2 इंटू n2 बाई n1। फिर हमने रेडियस के बारे में पढ़ा कि r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई z मीन्स r1 बाई r2 बराबर n1 बाई n2 का होल स्क्वायर इंटू z2 बाई z1। हमने एक और बात पढ़ी थी कि इनकी वैल्यूज कांस्टेंट पुट करके r की वैल्यू क्या आती है 0.529 n स्क्वायर बाई z एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इतना पढ़ा था। फिर ये बेसिक सी बात हमने पढ़ रखी है कि एम वी आर बराबर एन एच बाई 2 पाई। फिर हमने न्यूटन स्लो मोशन को देखते हुए ये निकाला कि के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर। फिर हमने टाइम पीरियड की बातें करी। केपलर्स लॉ की मदद से हमारे पास आया कि टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ प्रोपोर्शनल टू रेडियस की पावर 3/2। देन हमने एक और डिराइव किया कि टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर। फिर हमने आर का एक फॉर्मूला लिखा था एन स्क्वायर जेड एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई एम के जेड स्क्वायर। इसे याद रखना है, काम आएगा। इसे याद रखना लंबे चौड़े फॉर्मूले को, ठीक है। तो आज हम एनर्जी की बात करें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक पूरे चैप्टर में, भर भर के क्वेश्चन आते हैं इससे। एनर्जी दो प्रकार की, काइनेटिक, पोटेंशियल। पोटेंशियल को यू से दिखा रहे हैं। काइनेटिक क्या होती है हमारी? हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल क्या होती है हमारी? इसके बाद में चर्चा करेंगे। अब मुझे इसका फॉर्मूला डिराइव करना है, तो देखो मैं कहाँ से निकालूंगा। वी नो न्यूटन्स लॉ ऑफ में हमने क्या पढ़ा था? के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर। आर से आर स्क्वायर कटा तो मेरे पास यहाँ से एम वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। क्या आई? एम वी स्क्वायर बराबर के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये वैल्यू है, आप यहाँ जाके टिका दीजिए। टिकाओगे तो क्या आएगा? 1/2 के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर विच इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बराबर के 2 सेकेंड काइनेटिक एनर्जी बराबर के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। ये हो गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। इसे याद रखना है। अब आप पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कहाँ गया? ये यू से दिखाते हैं इसे। यू हमने कक्षा 11 में पढ़ा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो माइनस, चलो इससे पहले बताते हैं फोर्स क्या होता है। माइनस डी यू बाई डी आर। पोटेंशियल एनर्जी इटसेल्फ कुछ नहीं होता, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है कि पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव कितना है, तो तभी फोर्स का जन्म हो जाता है। हमारे पास फोर्स क्या है? इसमें फोर्स है यहाँ पे हमारे पास के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। हमारी हम जो पढ़ रहे हैं उसमें फोर्स क्या है? के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे डी यू निकालना है, हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो डी यू बराबर माइनस में एफ डी आर। यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दो। अब यहाँ पे आर की वैल्यू क्या, कहाँ से कहाँ तक जाएगी? इन्फिनिटी से आर तक। और यू तो वही आएगा, डी यू का क्या हो जाएगा? यू बराबर माइनस एफ क्या है हमारे पास? के जेड ई स्क्वायर, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। ये कॉन्स्टेंट है, बाहर जाएगा, तो यू बराबर माइनस के जेड ई इंटीग्रेशन ऑफ 1/r स्क्वायर इंटू डी आर। इंटीग्रेशन आता है? नहीं आता तो डूब के मर जाओ, 12वीं कैसे आए। माइनस के जेड ई आर की पावर -2, आर की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। लिमिट कहाँ से? इन्फिनिटी से आर तक, ठीक है। अब क्या आएगा? u बराबर माइनस के जेड ई स्क्वायर है, ये सॉरी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, के जेड ई स्क्वायर बाहर रहेगा ना, पूरा कांस्टेंट है, अपॉन -1 आर 1/r -2 प्लस 1, तो ये नीचे जाएगा तो 1/r हो जाएगा की लिमिट इन्फिनिटी से r। तो u क्या आ गया हमारे पास? के जेड ई स्क्वायर अपॉन 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी क्या होता है? 0। अब u हमारे पास आ गया के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर।
अब एक बात नोटिस करना, ये हम लेंगे नेगेटिव में। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमारा कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। हम मान लो कि ये चार्ज है, यहाँ चार्ज है, यहाँ पे जब इस पे फोर्स लगा रहे थे ये तो कंजर्वेटिव है, बट हम इसे इन्फिनिटी से रेडियस के पास लेके जा रहे हैं, मतलब हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। और अभी मैंने आपको पता होगा कि वर्क एक्सटर्नल क्या होता है, एक्सटर्नल वर्क क्या होता है, प्लस में du। बस हमें बस ये ध्यान रखना है कि हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा ना, आखिरी में हम इसे माइनस लगा देना है, बस बात करता हूँ, इतना याद रखो, ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, इसका वैसे कोई काम ही नहीं है, हमें फॉर्मूला से मतलब है, हमें फॉर्मूला से मतलब है। इतना डिटेल में समझाऊंगा तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो हमारा क्या आया, काइनेटिक एनर्जी बराबर kZe²/2r, ये तो आ गया हमारे पास काइनेटिक। एंड पोटेंशियल क्या आया हमारे पास, -kZe²/r, ये दो फॉर्मूला है। अब हम करते हैं बात टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, क्या हो गया, kZe²/2r माइनस प्लस प्लस और माइनस ही होगा, प्लस माइनस 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 kZe²/r, ये क्या आ गया हमारे पास, माइनस में kZe²/2r, ये आ गया हमारे पास टोटल एनर्जी। अब इन तीनों में रिलेशन क्या है, देखे ना आपको कुछ रिलेशन, ये है, ये है, ये है, तो मैं बताता हूँ रिलेशन का, ध्यान से ऑब्जर्व करो, पता चल जाएगा। जो हमारा टोटल एनर्जी है वो है हमारा माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और वो है पोटेंशियल एनर्जी का आधा, AE/, बराबर। इस पॉइंट को याद रखना, जेई में नीट की कम से कम बहुत 10-12 सवाल आए इस चीज़ के ऊपर, बताओ इस चीज़ के ऊपर, जिसे याद है वो तो खटाखट 5 सेकंड में सवाल। ये बात हुई थोड़ी एनर्जी की। अब आओ इस एनर्जी को थोड़ा सा डिटेल ले जाए, और थोड़ा डिटेल ले जाए इस एनर्जी को, क्या कहती है ये एनर्जी। अब हमारी टोटल एनर्जी क्या आई, -kZe²/2r। हमें अब r की वैल्यू पता है, मैंने आपको फॉर्मूला कहा था r को याद रखने के लिए, अब वो काम आएगा, देखो मेरे को तो याद है, n²h²/4π²mkZe², इसको यहाँ रख दीजिए, ये आएगा -kZe²/2 इंटू n²h² इंटू ये ऊपर वाला ऊपर जाएगा, नीचे वाला इंटू 4π²mkZe², कटो, ये 2 से 2 ही कटेगा और कुछ नहीं कटने वाला। तो हमारी टोटल एनर्जी क्या आ गई, -2π²mk²Z²e⁴n²h²। अब ये फॉर्मूला तो नहीं रटना, रटने वाले तो रट जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे यहाँ से एक मुद्दा निकालना है कि ये 2π² कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमारी जो एनर्जी है वो किसके प्रोपोर्शनल में आई, Z/n के होल, ये भी प्रोपोर्शनल है, h प्लैंक कांस्टेंट। हमारी एनर्जी प्रोपोर्शनल टू -Z²/n²। अब देखो माइनस है, ई प्रोपोर्शनल टू -n²/z²। तो इस केस में क्या होगा, अगर मैं n की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो इस माइनस के कारण इस पूरे की होल नेगेटिव वैल्यू घटेगी, इट मीन्स एनर्जी में भी क्या बदलाव आएगा, वो भी बढ़ जाएगी। अगर माइनस नहीं होता तो n बढ़ती, एनर्जी घटती, बट यहाँ माइनस लगा हुआ है तो इसकी नेगेटिव वैल्यू कम होगी n के बढ़ने से, तो ओवरऑल एनर्जी में इंक्रीज होगा। और हम जब ये सारे कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारी एनर्जी क्या आती है, एनर्जी बराबर -13.6 Z²/n², एंड यूनिट क्या होगी हमारी पूरी मॉडर्न फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसमें आगे कई चीज़ें ऐसी आएगी जिनकी वैल्यूज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, अगर याद नहीं रखोगे तो ये चैप्टर में
जोड़ घटाव करते जाओगे, बट ये चैप्टर जोड़ घटाव का है ही नहीं। 90 से 90% बच्चे इसमें जोड़ घटाव करके मर जाते हैं। कुछ स्मार्ट बच्चे इन छोटी छोटी चीज़ों को याद रख ले तो सवाल उनको मिनटों में बनता है। अब आते हैं एग्जाम्पल पे। हमारी एनर्जी क्या थी? E बराबर -13.6 Z² अपॉन N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम करते हैं बात हाइड्रोजन एटम की। हाइड्रोजन एटम प्लस Ze, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 बतेरे। ये हमारा n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4। अब E इलेक्ट्रॉन 1 मतलब nth फर्स्ट ऑर्बिट का हाइड्रोजन एटम की एनर्जी क्या होगी? -13.6 फॉर्मूला इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 मतलब 1 का स्क्वायर अपॉन कौन सा नंबर ऑफ n है? n बराबर 1 है तो 1 स्क्वायर, मतलब हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट की एनर्जी क्या आई? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड की क्या आएगी? E2 ऑफ हाइड्रोजन कुछ नहीं, -13.6 इंटू Z तो वही है 1 स्क्वायर अपॉन n हो गया 2 मतलब 2 स्क्वायर, मतलब -13.6 बाई 4, ये होता है हमारा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस में। अब E3 क्या आएगा? ये आएगा -13.6 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, ये आएगा हमारे पास 1.5 माइनस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट। EH4 क्या आएगा? E4H -13.6 इंटू 1 अपॉन 4 का स्क्वायर, ये आएगा हमारे पास -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कुछ नहीं है। तो मैं कहता हूँ इन 4 वैल्यू को याद रखो, इससे आगे के 2 आयन की भी वैल्यू आ जाएगी। मैं टेबल बनाता हूँ, इन 4 की आप वैल्यू याद रख लो, चैप्टर में बहुत मदद मिलेगी। E1 हाइड्रोजन, E2 हाइड्रोजन, E3 हाइड्रोजन, E4 हाइड्रोजन। ये है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये है हमारे पास -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड ये हमारे पास -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपसे एक बात पूछूँ तो E इन्फिनिटी एंड H की वैल्यू क्या होगी? E इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी ऑर्बिट मतलब सबसे आखिरी का ऑर्बिट, तो इन्फिनिटी मतलब हमारे फॉर्मूले में Z² अपॉन n² आता है, तो n हो गया हमारा इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी क्या होगा? 0। ठीक है, तो हमेशा आखिरी ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है? 0। उतनी एनर्जी, चलो छोड़ो इसका बात आगे आएगी। अब हम आते हैं एनर्जी लेवल पर। एनर्जी लेवल पर इसी में बना देता हूँ साइड में क्या होता है एनर्जी लेवल। ये ऐसे ऐसे n बराबर 1 2 3 4 n एक और बना देते हैं। ठीक है, ये हो गया n बराबर 1। इसके नाम सुनते जाना मैं क्या कह रहा हूँ। n बराबर 1 इसे हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट, किसी भी एटम का ग्राउंड स्टेट जहाँ इलेक्ट्रॉन हो। यह है हमारा n बराबर 2, यह होता है हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। यह n बराबर 3, ये हो गया हमारा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ये हो गया हमारे पास, ये हो गया n बराबर 4 एंड अप टू ऑन n बराबर इन्फिनिटी, ये हो गया हमारे पास थर्ड एक्साइटेड स्टेट और ये हो गया इन्फिनिटी, इसका कुछ नहीं है। अब मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इसको यहाँ जाना है, तो कितनी एनर्जी दूंगा मैं? डेल्टा E1, मान लो डेल्टा E1 है, तो इसकी एनर्जी अभी निकाली हमने। EH2 क्या है? पहले इसकी एनर्जी लिख लेते हैं। इसकी क्या निकाली थी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक सेकेंड, इसकी निकाली -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी निकाली हमने 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस में, और इसकी निकाली इसकी माइनस में 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी आएगी 0। तो
मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ है, मुझे यहाँ पहुँचाना है, तो कितनी होगी, दिस एनर्जी माइनस दिस एनर्जी, मतलब डेल्टा E1 क्या होगा, -3.4 माइनस ऑफ -13.6, ये हमारे पास क्या आएगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो मैं अभी लिख रहा हूँ ना ये छोटी छोटी हाइड्रोजन के ऊपर, ये तो बातें याद रख लो तो बेस्ट है। मेरे को यहाँ से यहाँ जाना है, तो कितना चेंज दूंगा मैं, यहाँ पे कौन सी एनर्जी है, -1.5, तो -1.5 माइनस ऑफ -13.6, ये कितना आ गया हमारे पास, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मुझे अब यहाँ से यहाँ जाना है, थर्ड वाले पे, n बराबर थर्ड पे, नहीं n बराबर 4 पे, मतलब थर्ड एक्साइटेड स्टेट पर। तो डेल्टा E3 क्या होगा, इसकी एनर्जी -0.85 माइनस और -13.6, ये हो जाएगा हमारे पास 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप इतनी बातें याद रख लोगे ना, इतनी बातें, इतनी और ये थोड़ी बहुत, तो आपकी एनर्जी के प्रॉब्लम्स नहीं रुकेंगे, एक एक लाइन में आंसर बनेंगे। वरना आप छोटे छोटे सवाल में भी 10-10 सेकंड के सवाल में जोड़ घटाव करते रहोगे। ये थोड़ी बहुत वैल्यूज याद कर दो, बात बन जाएगी। अब कुछ नहीं करना, जैसे ही मान लो हीलियम आयन आ गया, जो आपने एनर्जी निकाली ना -13.6 इंटू 1/4 कर दो, सॉरी यहाँ पे z हो गया 2, मतलब 2 का स्क्वायर 4, ये तो 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, मतलब इसकी इंडिविजुअल एनर्जी का मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो हाइड्रोजन की। समझ में आई बात, मतलब मैं यहाँ कॉपी पे समझा देता हूँ। फॉर हीलियम प्लस आयन मल्टीप्लाई बाय 4 ऑफ हाइड्रोजन एटम, फॉर लिथियम इसका एटॉमिक नंबर 3, तो z² हो जाएगा 9, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई 13.4 को 4 से करोगे तो आएगा 54.4। फिर n बराबर 2 पे हाइड्रोजन का क्या था 3.4, उसको 4 से करोगे तो आएगा 13.6। फिर इसका था 1.5, 1 कुछ होता है, तो इसको 4 से करोगे तो आएगा अप्रॉक्स में -6.05। और चौथा होता है उसका 0.85, उसको 4 से करोगे तो आएगा हमारे पास 3.40। ठीक है, n इन्फिनिटी हमेशा 0 रहेगा, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस अब एक बात सुनो, मुझे मान लो ये मेरा n बराबर 1 है और ऊपर हमारा n बराबर इन्फिनिटी है, मुझे यहाँ से डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचाना है, मतलब n बराबर इन्फिनिटी का मतलब मैं इलेक्ट्रॉन को बाहर ही निकाल रहा हूँ एटम से, एक तरीके से ये मान लो। तो हमारा यहाँ पे एनर्जी होती है 0 और यहाँ होती है एनर्जी, मान लो हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ होती है इसकी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 0 माइनस और -13.6, मतलब 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी इसकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी, जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की एनर्जी, असल में ये एनर्जी वही होती है। मान लो मुझे n बराबर 2 ऑर्बिट से निकालना था, तो यहाँ पे इसकी एनर्जी कितनी है, कितनी होती है -3.4। यहाँ से मेरे को पूरा इन्फिनिटी पहुँचाना है, मतलब मेरी एनर्जी तब क्या आएगी, 0 माइनस और -3.4, मतलब 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये देख के हमें समझ आ रहा है कि जो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी है, जो हमारी IE है, वो -EN है। मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑर्बिट में हो, अगर हमें उसे आयनाइज करना है तो हम, वैसे तो EN में क्या होगी, हर वैल्यू नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव का नेगेटिव ले लेंगे, जो हमारी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए हीलियम डबल प्लस आयन में सेकेंड ऑर्बिट से हमें इस इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करना है, तो सेकेंड ऑर्बिट पे इसकी कितनी एनर्जी होती है, -13.6। तो मैं इसका माइनस ले लूँगा, I बराबर -EN E2, अब n बराबर 2 है, तो E2 कितना होता है -13.6, इसका माइनस मतलब हमारी आयनाइजेशन एनर्जी क्या आएगी, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके भी क्वेश्चंस दिखेंगे आपको जेईई मेन नीट के, दिखाऊंगा। अब एक फॉर्मूला एनर्जी का चेंज निकालने के लिए हमें
एक एक करके ऑर्बिट में निकालेंगे तो बड़ा माइनस प्लस करना पड़ेगा। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, डेल्टा ई बराबर En2 माइनस En1। हमने पढ़ा था कि En2 क्या होता है, -13.6 Z स्क्वेयर अपॉन N2 स्क्वेयर, क्योंकि हम N2 की बात कर रहे हैं, अब माइनस ऑफ -13.6 Z स्क्वेयर अपॉन N1 स्क्वेयर। अब इसमें से कॉमन लोगे तो आपका डेल्टा ई क्या आएगा, -13.6 इंटू जेड स्क्वेयर इंटू 1/N2 का स्क्वेयर माइनस 1/N1 का स्क्वेयर। इस फॉर्मूले से आप कोई इलेक्ट्रॉन को कोई भी ऑर्बिट से किसी भी ऑर्बिट तक पहुंचा सकते हो। वो पूछेंगे आपको एनर्जी कितनी चाहिए, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देना, -13.6 इंटू जेड स्क्वेयर इंटू 1/N2 स्क्वेयर माइनस 1/N1 स्क्वेयर। जेड क्या है हमारा, एटॉमिक नंबर। कोई भी एलिमेंट, ऑक्सीजन हो तो कितना लेंगे 8, नाइट्रोजन 7, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4। ऐसे इतना पूछेंगे नहीं, लिथियम तक क्वेश्चन देखें आज तक, इससे आगे पूछते ही नहीं। मेन बात क्या थी, हाइड्रोजन के सारे E1 E2 E3 E4 याद करके रखो, और उसके डेल्टा E1 डेल्टा E2 डेल्टा E3 डेल्टा E4 भी याद होंगे तो गजब हो जाएगा। आज की हमारी थ्योरी इतनी थी, अब इस पर धड़ाधड़ क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे, धड़ाधड़ क्वेश्चन, कम से कम 8-9 क्वेश्चन, सारे प्रीवियस ईयर्स। आओ करते हैं कि करके कुछ रहते नहीं क्या थ्योरी में, नहीं रहते। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इन एन ऑर्बिट इज इतना, ये फालतू की लाइन लिख रखी है। इसकी काइनेटिक और पोटेंशियल। देखो पहला सवाल मैंने जो रिलेशन बताया, क्या बताया था, TE टोटल एनर्जी बराबर माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। ये दे रखी है, ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, बताओ ये कितनी दे रखी है, -3.4 बराबर माइनस के ई, तो के ई क्या आ गया 3.4, एंड ये दे रखी है, ये पूछ रहा है, तो 3.4 T दे रखी है बराबर PE/2, तो इसका ट्वाइस का हो गया 6.8 बराबर पोटेंशियल एनर्जी। ये 2019 नीट का सवाल था, देखो हलवा 1 सेकंड में बन गया। अगला क्वेश्चन एम्स 2019 का, ये भी नकली क्वेश्चन है, ये भी नकली क्वेश्चन पढ़ते हैं। 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज गिवन टू एन इलेक्ट्रॉन इन द 4th ऑर्बिट, फाइंड इट्स फाइनल एनर्जी व्हेन इट कम आउट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। अब देखो मैंने क्या कहा था, अगर आप ये याद रखोगे E4 ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना था, -0.85। इसे होना है आयनाइज, ये कह रहा है कम्स आउट ऑफ एन हाइड्रोजन, मतलब इसे आयनाइज होना है। इसे आयनाइज होना है तो इसे कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, इसका नेगेटिव -E4 I बराबर, तो I बराबर क्या, -0.85 कितना आ गया, इसे कितनी देनी पड़ेगी 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसे देनी। इसने कह रखा है इसके पास कितनी एनर्जी थी, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी थी, तो कितनी एनर्जी रह गई इसकी, फाइनल एनर्जी आयनाइज होने के बाद, इसके पास 15 थी और इसने इतनी खर्च कर दी आयनाइज होने के लिए, तो इसका आंसर क्या आ गया 14.15, सॉरी 14.15, ये हमारा आंसर हो गया ए ऑप्शन। देखो 25 से 30 सेकंड का सवाल था, मॉडर्न फिजिक्स बहुत आसान है, मॉडर्न फिजिक्स बहुत आसान। अगला क्वेश्चन नीट 2018 लॉलीपॉप, वाह इसने तो हद एक रोज कर दी, CBSE बोर्ड भी क्वेश्चन पूछेगा। पूछा है टोटल एनर्जी बाई काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताओ। सबको पता है टोटल एनर्जी बराबर माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी माइनस, तो क्या इसका रेशियो होगा 1/-, बताइए आंसर खत्म, 5 सेकंड का सवाल है। अगला क्वेश्चन जेई मेन 2012, ये भी 5 मिनट का सवाल है, 5 सेकंड का है। क्वेश्चन कह रखे थे आयनाइजेशन ऑफ एनर्जी 13.6, फालतू में लिख रखा है, टाइम पास कर रहे हैं। द एनर्जी ऑफ एन फोटोन रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड